सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ज़रा मुल्की मईशत की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो मईशत है उसको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और तबाही के दहाने पर आके खड़े हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क दीगर ममालिक दुनिया भर में, तो ये सूरत हाल किसी एक मुल्क में नहीं है। इस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है और हालात बतदरीज खराबी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और जो सूरत हाल है वो संगीन है। तो क्या अब किस तरीके से इसको कोप अप करना होगा और जो पाकिस्तान की खास तौर पर इकॉनमी है उसको इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और हम उसको इस वक्त कैसे सहारा दे सकते हैं, हुकूमत को क्या इकदाम करने होंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। शकील रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर मुआशियात हैं, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी माहिर मुआशियात हैं। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक मुल्की खबर से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की की शरह है वो 68 ईयर्स के बाद नेगेटिव हो गई है। अब क्या लग रहा है इसकी वजह कोरोना वायरस है, हुकूमती इक़दामात हैं, दीगर कोई और भी मुहर्रिकात हैं इसके पीछे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5.5% की शरह नमू विरसे में मिली थी। तो 2019 जो हमारा साल था उस वक्त तो कोरोना नहीं था, वो हमारी ग्रोथ रेट रही थी 1.91%। और इस साल कोरोना वायरस से पहले हमारा ख्याल ये था शायद 2% हम ग्रो करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के बाद दुनिया की मईशत में मुश्किलात आई, हमारी भी आ गई, तो हमारी शायद मनफी 0.5% होगी। तो इसमें घबराने की और परेशानी की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला ये कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि अगले माली साल में सितंबर 2020 से हम अब मनफी शरह को मुस्बत में भी ला सकते हैं। हमारे पास ऐसे हिकमत अमली हो सकती है कि हम उसमें ऐसी माशी तरक्की हासिल करें जिसमें सबसे ज़्यादा फराहमी, नंबर 2 तालीम और नंबर 3 गुर्बत, ये स्ट्रेटजी सामने रखें। मईशत की बहाली, रोजगार की फराहमी, गुर्बत में कमी और तालीम और सेहत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल हैं। हिकमत अमली अगर सही बनती है तो मुझे 100% यकीन है कि बजट में हमारा जो जून में आएगा उसमें अगर हम ये कर लें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें, तालीम और सेहत में इस वक्त हम कर रहे हैं 2%। तो तहरीक इंसाफ का जो वायदा 2013 से था वो था 7.6%। वो अगर कर लें तो जो मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 2 करोड़ 30 लाख। और आपने देखा कि हमारा सेहत का निज़ाम कमज़ोर था, लेकिन कोरोना के जब जो है वो उसमें मुश्किलात आ गई। अब ये पता चला कि तालीम के शोबे को, सेहत के शोबे को, और जो करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं उसके लिए हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम को माइक्रो फाइनेंस के साथ लिंक करें तो लोगों को 4 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम 2020-21 में अल्हम्दुलिल्लाह इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना कोई छोटा मुल्क है, न कोई गरीब मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं, सिर्फ हमारी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है। अब तक ये हो रहा था। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये कौन से वसाइल हैं जिनको आपने बताया ना कि प्रॉपर स्ट्रेटजी हो, हिकमत अमली हो, जिसको बरूए कार ला के सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? बताइएगा ज़रा हमें मज़ीद इस बारे में, कौन से वसाइल हैं, किस तरीके से काम हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से कुछ पहले कहा था कि हम 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी लेकर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी 2 पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी, उनका भी मंशूर में यही है 10 साल से। तो अब ये वक्त आ गया है कि इस कोरोना वायरस के बाद हम ये फैसला कर लें कि जो 15-20 सालों से तमाम पार्टियां वायदे कर रही हैं कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें। अगर अब मुश्किलात है मईशत को, आमदनी कम है तो कम जो है वो इनकम होगी, मगर जो सबसे बड़ा सोर्स है वो मैं आपको बता दूं, वो सोर्स ये है कि जो एमनेस्टी आई थी, को याद होगा जुलाई 2019 में, उसमें कानून ये था कि पाकिस्तान ने इतनी शरह एमनेस्टी दी थी कि जिस दुनिया में कहीं नहीं दी, मगर सख्त कानून ये था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासों को फिर हम कानून के निपटेंगे। उन असासों की जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और नाजायज़ हैं, अगर हम उन पर टैक्स वसूल करें, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, रिसर्च के बाद 900 अरब रुपया उन लोगों से वसूल हो सकता है जिन्होंने नाजायज़ दौलत से बिल्डिंगें बना ली, प्रॉपर्टीज़ बना ली, बैंक्स में पैसा रख दिया। तो वो तफसीलात चूँकि हुकूमत के पास है, कानून मौजूद है, तो वो हमें उसके लिए कुछ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। 900 अरब रुपये आ जाता है, इसको आप तालीम और सेहत और गुर्बत पर डाल दें। अब बात हुई आगे ना शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब जो बात अभी आप भी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आई थी और टेस्ट रेवेन्यू जनरेशन की जब बात हुई थी, तो वो भी अपने अहदाफ पूरे करने में कामयाब नहीं हो सके, या जो ना उनको भी कोई बड़ा गेन अभी इस वक्त तक हासिल नहीं हुआ
तो शकील रामे साहब, अभी इस सूरत हाल में क्या आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि अभी शाहिद साहब ने भी कहा कि वसाइल हैं हमारे पास, हिकमत अमली हो, यूटिलाइज़ किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है सिचुएशन को, टैक्सेस लगाने चाहिए, अभी न्यू बजट भी चूँकि आना है, आपकी नज़र में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शकील रामे साहब? जी देखें, अभी जो हमारे पास शॉर्ट टर्म में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक सेक्टर। हमारे पास एग्रीकल्चर से ग्रोथ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरा हम इसमें जो अनएम्प्लॉयड हमारी लेबर हुई है, स्पेशली जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर गया हुआ था मिडल ईस्ट वगैरह में, जो वो भी वापस आएगा। जो इसमें अनस्किल्ड लेबर होगी वो भी इसमें कंज्यूम हो सकती है। एक चीज़ दूसरा ये है कि अब जो कि कमिंग ईयर्स हैं उसमें 1-2 साल जो है स्पेशली उसमें जो को फूड का एक मसला पैदा हो रहा है ग्लोबल सतह पे। आप देख लें, मिडिल ईस्ट की मिसाल ले लें कि मिडिल ईस्ट में जब उनकी इनकम के सोर्सेज कम हुए तो गवर्नमेंट ने जो उनके यानी कि होम अलाउंसेस थे वो कम कर दिए हैं, उनको कुछ और मराज जो थी वो वापस ले लिए हैं। अब मिडिल ईस्ट देख रहा होगा कि हमें अफोर्डेबल फूड कहाँ से मिल सकता है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए अपना फूड को एक्सपोर्ट कर सके। फूड में सिर्फ क्रॉप्स वगैरह नहीं, हमें लाइफ स्टॉक को भी जा सकते हैं। मसला ये है शकील रामे साहब कि हम बातें तो बहुत करते हैं, अभी इमरान खान साहब ने भी कहा, मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा शकील रामे साहब, फिर जरूर आप इस पर गुफ्तगू कीजिएगा। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर इसको पॉइंट को हम मिस ना करें कि देखिए ना, इमरान खान साहब ने भी कहा, अभी पिछली दफ़ा हमने टैक्स रेवेन्यू की भी बात की, कहा हो क्या रहा है, अभी कहा गया एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं उसको बर वक्त निपटा ही नहीं जाता, हम कैसे प्रॉपर एक्सपोर्ट करें अच्छी क्रॉप को, जब हमारी क्रॉप ही तबाह हो रही है। टिड्डी दल अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके हमले हो रहे हैं, पूरी फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में रिलाई करना और फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर तक अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं, हमारे किसान वो अपने शिकवे कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सिनेरियोज़ में बात फिर आ जाती है हुकूमत के ऊपर कि हमारे पास प्लान ही नहीं है। शकील रामे साहब देखिए, इसमें देखें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं दो सतह पे। एक ये है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर सतह पे और एक जो है हमारे एक्सपर्ट जो हैं। आप देखें जो गवर्नमेंट है कि वो हमेशा आप देखें कि हमारा जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बयानात की गवर्नमेंट की जाती है, स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप रेथोरिक को देखें तो आपको हर बंदा एक लंबी चौड़ी सुनाते हुए नजर आता है। ये स्टोरी आप जहाँ से भी शुरू करना चाहें कर लें अपनी हिस्ट्री में से, आपको एक नारा नजर आएगा जिसको बार बार दोहराया जाएगा कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मगर जो कि स्ट्रक्चरल गवर्नेंस सिस्टम है, जहाँ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। होता क्या है कि वो आते हैं, नारा लगाते हैं, चले जाते हैं और उस सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है, जो किसी तरह की भी चेंज आने की जो कि हमें इजाज़त नहीं देता। अब अगर गवर्नमेंट ने वाकई करना है तो उनको स्ट्रक्चरल गवर्नेंस पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि नाराबाजी पे। बयानी जो कि इसको रेटोरिक गवर्नेंस कहते हैं, अगर वही करनी है तो ठीक है, करते रहें। दूसरी चीज़ है जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है। मेरा ख्याल कहता है हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है कि हमारे मसले की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास करप्ट हो चुकी है। और ये क्या कि करप्शन इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखिए, आप किसी भी बंदे को बुलाएं, वो आपको स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करके चला जाएगा। आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मगर जब हम बात करते हैं कैसे, कौन से स्टेप चाहिए, वहाँ आगे रुकेंगे, वो वेट करेंगे कि कंसल्टेंसी आ जाए। ये एक इंटेलेक्चुअल करप्शन है। हमें ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करना है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं। हमें जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है ये ज़्यादा पेनिट्रेट करती है सोसाइटी में, जो लोगों को ना ये क्या कहते हैं कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ये उसके पीछे ज़रा लगाती है। हमें दोनों इशू पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की सतह पे हमें रेटरिक गवर्नेंस से निकल के स्ट्रक्चरल गवर्नेंस पे आने की जरूरत है। हमें अमली पॉलिसीज की जरूरत है, जिस आप अभी फरमा रही थी कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पोटेंशियल। अब देखें, अब एग्रीकल्चर से हम जो कहते थे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। इस साल का आप देखेंगे कॉटन का क्या ग्रोथ रेट रहा है। हम किसी दौर में कॉटन एक्सपोर्ट कंट्री होते थे और हम क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करते थे। अब क्या हुआ, इसमें हमारी जो गवर्नेंस के चैलेंजेस आए, मतलब हमने जो कि कॉटन बेल्ट था उसमें भी शुगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब देखना ये एक बड़ी यानी कि मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी, एक वो इलाका जहाँ पहले पानी की कमी है वहाँ पर शुगर यानी कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको करना होगा, एक चीज़। दूसरा, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, अभी रिसेंटली हमारा MOU साइन हुआ चाइना गवर्नमेंट के साथ कि हम एग्रीकल्चर पे उसमें डिफरेंट डिमेंशन है, मतलब जिसमें ये अभी डिजीज कंट्रोल का भी इशू है। अभी चाइनीज हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर इसमें यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी है। अब देखिए, एक चीज़ जो है कि वो मार्केट में अवेलेबल है, चाइना के साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मगर जब बिजनेस की बात आती है तो हमें बिजनेस टर्म्स में बात करनी चाहिए।
चाइना के आप देखें ना, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि जनाब देखिए हम बहुत दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे हमेशा। मगर जब आप किसी चीज़ को डील करते हैं ना इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक टर्म में बात करें। ये बड़ी सिंपल सी बात है समझने के लिए। दो सगे भाई भी बात कर बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें लिखते हैं टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। हम ये करते हैं कि सारा कुछ आप करें, ये ऐसे नहीं चलता। हमें इकोनॉमिक साइड पे जाके जब उस डील को कर रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें कैसे चलना है। अभी हम एग्रीकल्चर की बार बार बात करते हैं, एमओयू साइन हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, हम उनको कहेंगे आप इंडस्ट्री रीलोकेट करें, क्योंकि चाइना को भी इसमें बेनिफिट है बहुत ज्यादा। उनको भी मीट की जरूरत है, उनको सिट्रस की जरूरत है, उनको मैंगोज की जरूरत है। और अगर वो चाइनीज कंपनी मिडिल ईस्ट में जाना चाहती है तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छी बेस मार्केट होगी, यहाँ से हलाल फूड पैदा होगा, क्योंकि बीइंग मुस्लिम कंट्री हलाल फूड के हम ज़्यादा यानी कि उसके मुताबिक जानते हैं। इसी तरह हमें उनकी इंडस्ट्री के साथ काम करना होगा। फिर जो तीसरी चीज़ है कि हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा। हमें सिर्फ अब बात तो ये है ना कि देखिए ये जो इस पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन पैदा हो रही है, जी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अभी जो पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन है, अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। अभी तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, इसको किस तरीके से तो ओपन किया जा सकता है। और देन अगेन पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, खास तौर पे अभी हम क्रॉप्स की बात कर रहे थे, मैंगो का बड़ा अच्छा सीजन होता है और बड़ी हम उससे पैसा जो है ना वो बनाते हैं एक्सपोर्ट करके उसको। तो इस सिचुएशन में जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रही, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा हमारी इकॉनमी के लिए। तो और आगे आने वाले वक्तों में आपको क्या चीजें तब्दीलियां नजर आ रही हैं आफ्टर दिस पेंडेमिक? देखिए, मैं चाहता हूं कि फोकस वही रखें जो आपने शुरू किया था। पहली बात, मैं दो बातें पहले आपको बता दूं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में लाखों लोग हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक हैं, छोटे किसान हैं, घरेलू खवातीन हैं। हमने क्या काम किया कि 700 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट में देके और लोगों को गदागर बना दिया। मैं एक ऐसी यूनिक स्कीम आपको बता रहा हूँ कि आप ये करिए कि एक मिसाल के तौर पर कारपेंटर है, उसको 2 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू करना है। अब हमें लोगों को रोजगार देना है, तो अगर 2 लाख रुपए का उसको कारोबार करना है तो 1.5 लाख रुपए तो बैंक उसको कर्जा दे इस माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तहत। और बैंक ये कहते हैं कि 50,000 रुपए आप लेकर आए, अपना कर्जा नहीं देंगे। उस 50,000 रुपए को आप बेनजीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम से प्रोवाइड कर दें। यानी अगर आप 50 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम से रखते हैं तो लोगों को 200 अरब मिलेगा एक साल में। तो अगर 3 साल तक ये आप काम करते हैं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि देखिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के लोगों को रोजगार दें। ये बजट में आना चाहिए, स्टेट बैंक को ये स्कीम देनी चाहिए। गदागर बनाने के बजाय माइक्रो फाइनेंस को लिंक करें। नंबर 1 बुनियादी चीज है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए अब हम जो है ना अगर इधर उधर चले गए ना तो फिर हम नहीं करें। आप फोकस करें। फोकस मेरा आपको बताने का ये है कि इस वक्त जो हमारा मसला आ रहा है कि हमें जो है ना तालीम और सेहत और गुर्बत को कमी करनी है। रोजगार का मैंने आपको बता दिया। तो देखिए बात क्या थी कि इस वक्त हम अगर ये करते हैं मिसाल के तौर पर कि ये कानून बना देते हैं, आज पहले कानून बनेगा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, मैंने यूरोप में बहुत काम किया है, यहाँ काम किया है। हमारी टैक्स जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है और एक्सपेंडिचर वन ऑफ द हाईएस्ट है। तालीम और सेहत, तो अब आपको ये करना है, पहले बजट में करें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। फिर तालीम और सेहत में 7.6% रखें, यानी हमें 1600 अरब रुपया आपको तालीम और सेहत में इजाफी देना होगा। अगर मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो आपको तामीरी शोबे में मकान बनाने की क्या जरूरत है? आप 2-2 कमरे के मकान बनाइए और स्कूल बनाइए 2 कमरे के, और 2 कमरे की डिस्पेंसरियां बनाए मुल्क भर में, छोटे छोटे शहरों में। एक डॉक्टर है, कंपाउंडर बैठा होगा। तो आप एक मकान बनाने के बजाय 2-2 कमरों की डिस्पेंसरियां बनाइए और 2-2 कमरों के स्कूल बनाइए। देखिए ना, इस तरीके से मुल्क चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस आप लेकर आ गए और हर किस्म की आमदनी पे आपने टैक्स लगा दिया। चोरी की बिल्डिंगें हैं और असासे हैं, गाड़ियां हैं, उस पर 900 अरब रुपए मिल सकता है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो बुनियादी चीजें आप कर लें। एक्सपोर्ट का जो आपका मसला है वो आपको 6 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए कि उनकी भी मईशतें तबाह हैं। आपको एग्रीकल्चर जाएंगे तो देखिए ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मिडिल ईस्ट भी अभी क्राइसिस में आ गया है, गोश्त के भी बहुत सारे मसले हैं। तो अभी 6 महीने तक आप एम्फेसिस मईशत की शरह नमू को मनफी से मुस्बित में लाना है। अभी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये सब करना है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ IT सेक्टर से बढ़ेगा और इंजीनियरिंग सेक्टर से बढ़ेगा। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, आपकी रेमिटेंसेस गिरने वाली हैं।
हमें आपको पता है कि मिडिल ईस्ट जो है वहाँ वो क्राइसिस में गया है तेल की वजह से। और दूसरी एक और परेशानी हो गई जो पाकिस्तान में अभी तक हमें होश नहीं है, वो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को 1 साल के लिए वॉच लिस्ट पर रख दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और टेरर फाइनेंसिंग पर। आपकी रेमिटेंस वहां से आ रही है। अब आपको जाना होगा, एक जुमला और मैं बता दूं ताकि समझ में, मैं चाहता हूं हम इधर उधर ना जाएं। पाकिस्तान में 2000 में जो हमारा सेविंग्स रेशो था, डोमेस्टिक सेविंग्स रेशो, वो था 18%। अब आपने गिरा के उसको 4% पे ले आए क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो 5500 अरब रुपए की सेविंग्स कम हो रही है पाकिस्तान में 2000 के मुकाबले में। क्योंकि आपने क्यों किया है आपको मैं बता दूं, देखिए 1200 रुपए का पैकेज आया है, 1200 अरब का इक्तिसादी पैकेज, उसमें 400 अरब गरीब के हैं, 800 अरब रुपए आपने मालदार लोगों को दे दिए। अब 400 अरब जो आपने गरीब को दिए हैं वो आपने क्या किया उसके बाद? आपने ये किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया, तो उसमें बैंकों के जो डिपॉजिटर्स थे 2 करोड़, उनको आप दिया करते थे फरवरी 2020 में, वो दिया करते थे उनको आप 11.25, आपने उनको 6% कर दिया। वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे तो 350 अरब तो आपने उनसे खींच लिए, सीधे 350 अरब उन लोगों से आपने वापस ले लिए। फिर पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई वो आपने नहीं दी। तो और तीसरी बात, जो शरह सूद कम की है, तो कौमी बचत स्कीमों में जो पैसे लगते हैं, बेवाओं को रखते हैं, यतीम रखते हैं और दूसरे लोग रखते हैं, हुकूमती कर्जे हैं, उसमें हुकूमत ने 260 अरब रुपए बचा लिए। तो 260 आपने ये बचाए, 350 अरब रुपए आपने जो है बैंकों से ले लिए, तो 600 अरब तो आपने खींचे और 400 अरब उनको दे दिए। तो अब ये जो पैकेज आया है ये भी फ्यूडल कल्चर पर है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कहानियां तो बहुत हो गई, ये करें वो करें, अभी आप अपने वसाइल बढ़ाएं, फ्यूडल कल्चर से पीछा छुटाएं। इस मुल्क में अगर आपकी आंखें नहीं खुली पैंडेमिक के बाद और वही बातें होती रही जो अब तक 70 साल से हो रही हैं, तो जनूबी एशिया में हम सबसे कम क्यों हैं? भारत से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं और बात वही ना शाहिद सिद्दीकी साहब कि देखें हमारी इकोनॉमी को चैलेंजेस इसी वजह से रहे, भूख और गुर्बत इसी वजह से बढ़ती रही कि देखिए हमने लोगों को एम्पावर नहीं किया। या जिस तरह से अभी जो आपने हमें कुछ तजावीज़ पेश की कि अगर छोटे छोटे कारोबार शुरू करवा दिए जाए तो उससे बेरोजगारी में भी एक तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और फिर वो सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आगे जाके आपके मुल्क के लिए। तो शकील आमिर साहब, अभी हम जो कि जिस तरह से बात भी हो रही थी, एक और चीज़ ये भी कि अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो उसको किस हद तक रूल्स को चेंज करना होगा आफ्टर दिस पेंडेमिक, और मुमकिन मंजरनामा आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके बाद के किस हद तक तब्दीलियाँ आएंगी बिजनेस में, तमाम तर चीज़ों में। और देन अगेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पाकिस्तान को कितना साउंड होना पड़ेगा, कितना एफिशिएंट होना पड़ेगा? शकील आमिर साहब देखिए, सबसे पहली जो चेंज आएगी, हमें तैयार रहना चाहिए कि यहाँ पर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। जिस तरह हम ISO 9000 की बात करते हैं, ISO 14000 की बात करते थे, इसी तरह हो सकता है आपको ISO कोविड-19 से रिलेटेड भी आए। हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में हम उनको कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते? एक चीज़। दूसरा, अभी जो कि ऑलरेडी जो दुनिया में प्रोसेस शुरू हो चुका है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसको हम जिसके मेन इंडिकेटर्स हैं क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स वगैरह सारा कुछ हो गया। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। हमें क्या करना है? अभी जो हमारी तमाम एफर्ट्स हैं वो सिर्फ सॉफ्ट एलिमेंट्स की तरफ हैं। ठीक है, हमें सॉफ्ट एलिमेंट्स पे रखें, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसमें भी हमें HR को हमें उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम इस पर कर सकते हैं, मगर साथ साथ हमें एवेन्यूज़ देखना पड़ेंगे हम हार्डवेयर पे कैसे प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि हार्डवेयर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सॉफ्टवेयर है। अभी हमें अपनी थोड़ा सा फोकस जो है हार्डवेयर की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा। और दुनिया में जो कि टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कि सोल्यूशन है, ये दुनिया में इनक्वालिटीज़ भी पैदा करेगा। जिसकी सबसे अहम मिसाल अभी आप अमेरिका से देख सकते हैं कि अमेरिका में अभी 30 मिलियन लोगों की जॉब गई, मगर उसी वक्त पर अमेजोन लाइक कंपनी जो है उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया। अब एक तरफ एक बंदा जाने के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है और दूसरी तरफ जाने के मिलियंस ऑफ लोग जो कि पीपल है उनकी जॉब जा रही है। ये इनक्वालिटी क्रिएट करेगी। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी अपने मसाइल हल करने, कोविड को निकाल दें या शामिल कर दें। हमें जो कायदे आज़म का बयान है कि स्टेट बैंक के इफ्तिताह पे शायद उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि जो दुनिया का वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमी है ये हमारे लिए नहीं है, इसने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस पैदा किए हैं दुनिया में, इसलिए हमें इस्लामिक बेसिस पे हमें अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और देखें दूसरी बात जो कि बीइंग मुस्लिम, मेरा तो इस पर स्ट्रांग बिलीव है
कि जब तक हम सूद को नहीं निकालेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप देखें एक ये बहुत गुनाह है जिस पे अल्लाह ताला ने कुरान में डायरेक्ट फरमा दिया कि मेरे और नबी वसल्लम की जंग है। शिरक पे भी ये बात नहीं कही गई। मुझे नहीं समझ आती हम ये बात क्यों नहीं समझते। हम ये कहते हैं जी अगर हम सूद निकाल देंगे दुनिया से तजारत कैसे करेंगे। वो ये समझ नहीं आती जो बनाने वाला पूरी दुनिया का सब मालिक है हम उसके साथ पंगा लेके कैसे सर्वाइव करेंगे। अब ये बात है कि हमें सूद को निकालना पड़ेगा। आप कभी कहते हैं सूद कम कर दिया, जैसे कर दिया वैसे कर दिया। अब देखिए जब कुएं में कुत्ता जाता है तो उस कुत्ते को निकालते हैं, पानी नहीं निकालते। अब ये जो है ना हमारा ये कि सूद का निज़ाम है, हम इसको चेंज करने की जरूरत है। हर दूसरा बंदा आके टीवी पे बात करता है ये हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, जो उन्होंने बात की थी वो 12 अगस्त वाली तकरीर। मगर कोई बंदा ये नहीं बताता कायदे आज़म ने जो स्टेट बैंक की जो 1 जुलाई पे 1948 में ये बात की थी कि जनाब हमें इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम चाहिए। मुझे नहीं समझ आती ये वाला इकनॉमिक यानी कि पाकिस्तान क्यों नहीं लोगों को चाहिए। अब ये वाली जो बात है कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज अब इतनी माजी टामक टोइयाँ मारते रहें, इधर कर दें सूद कम कर दें, सूद ज्यादा कर दें, उसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, मेरी नजर में हमारी सर्वाइवल नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो सूद है इसकी अगर आप बात करें डॉक्टर शाहिद साहब से भी आपके वाले पॉइंट पे जरा कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम रियासत मदीना की भी बात करते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी रहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी हो सकती है, कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं चेयरमैन हूं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, पाकिस्तान में वाहिद अदारा है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट को 5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी थी उनके रिक्वेस्ट पर 1999 में, और उन्होंने फैसला कर दिया था और उसमें उन्होंने लिखा था मेरे ऊपर कि इन्होंने पूरा खाका दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर तबके नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आए। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं चाहती, स्टेट बैंक नहीं चाहता, उलमा नहीं चाहते और ताजिर सनतकार नहीं चाहते, सिवाय गरीब आवाम के कोई नहीं चाहता। उसका सबूत दे दो, वो जो हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराया था उसको रिवर्स कर दिया पीसीओ जजेस ने और कहा कि मामला वफाकी शरीयत अदालत में भेज दें। वो शरीयत अदालत में 18 साल से पेंडिंग पड़ा है। जो लोग उलमा हजरात जो सूद के लिए नारे लगाते हैं वो पनामा के केस में तो रोज कोर्ट में जाते थे। कभी किसी ने कहा कि शरीयत कोर्ट वाले जो तनख्वाह ले रहे हैं 18 साल से सूद का मुकदमा उनके पास क्यों पेंडिंग है? अभी तो उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि सूद इस्लाम में हराम है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें तो बहुत हो गई हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी, आज जो इस्लामिक बैंकिंग आपने शुरू की है वो भी सूदी निज़ाम के ऊपर ही है। तो ये तो एक खेल चल रहा है कि एक तरफ आपने सूदी निज़ाम के बेसिस पर इस्लामी निज़ाम मुकाबले पे लेके आए जो कि सूद है दोनों, और सूद को शरीयत अदालत देने के लिए तैयार नहीं है, हराम वो फैसले ही नहीं देते और कोई मुतालबा ही नहीं कर रहा ना पार्लियामेंट। बात तो वही है ना कि हमारे यहाँ तो जो चीजें नजर आती हैं मज़ाहिर वो कुछ और होती हैं, पीछे चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी आपसे और शकील आमिर साहब से, लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त आ गया, अनफॉर्चुनेटली फौरी तौर पर मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं।